नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुअज़्ज़िज़ सामिईन किराम, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट, as you know that ke alhamdulillah out of 25 last class tak alhamdulillah we have covered chapter number 24 till chapter number 24. So out of 25 alhamdulillah 24 chapters we have covered. This is the last chapter. Today we are going to start, and that is financial ratios, chapter number 25 and the last chapter of your syllabus. Now this is the real time to discuss this chapter because के हमारे वो students जो during session regular थे अल्हम्दुलिल्लाह और जिन्होंने सारी classes ली और अल्हम्दुलिल्लाह lectures की recording भी सुनते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह क्लास में एक्टिव रहे, तो अब उन्हें आज इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा इंशाअल्लाह चीज़ें समझ में आएंगी कि हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम, और जब भी मैंने जुमला कहा है कि दिस इज़ द रियल टाइम टू डिस्कस दिस चैप्टर, तो वाकई ये मैं कहता हूँ कि इसको बिल्कुल आखिर में पढ़ाना चाहिए, क्योंकि अभी हम जो पिछली कई क्लासेस में पढ़ के आए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमने सोल ट्रेडर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चीजें डिस्कस की, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, हमने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, इवन हमने कैश फ्लो जब डिस्कस किया तो उस वक्त भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चीजें मैंने सामने रखी। आई मीन टू से पिछली ऑलमोस्ट क्लासेस में जो कुछ हम पढ़कर आए हैं, ये जो खास तौर पे जब हमने स्टार्ट किया था अपने सिलेबस का सेक्शन सी लास्ट पार्ट, जिसमें चैप्टर नंबर 19, 20, 21, 22, 23, 24 जो हमने पढ़ा, वो चैप्टर्स इस चैप्टर में बहुत ज्यादा मैं रिकॉल करूंगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसका नाम है फाइनेंशियल रेशियोज और ऑल्सो नोन एज रेशियोज एनालिसिस, ऑल्सो नोन एज, इसका एक और नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। असल में ये जो आपका चैप्टर है बेसिकली इसमें हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हम पढ़कर आए हैं उसकी एनालिसिस, फाइनेंशियल रेशियोज और रेशियोज एनालिसिस और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखिए, इवन मैं आपको बताऊं, कुछ लोग जो एमबीए वगैरह करते हैं ना, कुछ यूनिवर्सिटीज में मैंने देखा है कि वो लोग बाकायदा एक सब्जेक्ट के तौर पे इसको पढ़ाते हैं। जिस तरह आप लोगों का इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, बिजनेस कम्युनिकेशन एक सब्जेक्ट है, फंडामेंटल फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट है, तो यूनिवर्सिटीज में एमबीए बीबीए लेवल पे वन ऑफ द सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है जिसका नाम होता है एएफएस। क्या नाम होता है? एनालिसिस ऑफ, यस। इतना वास्ट ये टॉपिक है, और ये टॉपिक तो मतलब अगर मैं पढ़ाता रहूं तो ये चलता रहे। इस टॉपिक में डेप्थ बहुत है। इवन आप लोग जब स्ट्रेटेजिक लेवल पे भी जाओगे ना इंशाल्लाह अगर, तो वहां पर भी ये चैप्टर आपको बहुत डिटेल से पढ़ाया जाएगा और एग्जामिनर पूछता है। ये चैप्टर बहुत डेप्थ है, मैं आपके लेवल पे यहाँ रहूंगा। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी मैं एक बात कह रहा था कि ये जो हम पिछली क्लासेस में, शाहनवाज भाई, हम पिछली क्लासेस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते हुए आए, उसमें दो रिपोर्ट्स हमने बहुत ज्यादा फोकस की है, एसओपीएल, वेरी गुड, और मुझे उम्मीद थी कि आप आंसर अल्हम्दुलिल्लाह सही देंगे, इसलिए मैंने आपसे पूछा था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन।
अकाउंटिंग में आयशा कितने प्लेयर्स होते हैं? 5। कैन यू टेल मी कि वो कौन कौन से प्लेयर है, वो कौन कौन से एलिमेंट्स है जो एसओपीएल पे जाते हैं? एसओपीएल पे रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। बतूल कैन यू टेल मी कि जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनती है, आई मीन टू से बैलेंस शीट, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स जाते हैं? वेरी गुड। एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज योर प्रॉफिट और लॉस। एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। देखिए ये जो मैं चीजें डिस्कस करने जा रहा हूं कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस, एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। और ये बात कोई नई बात नहीं, पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, इवन आपको बड़ा डिटेल बताया है कि रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस करें, पॉजिटिव आ जाए प्रॉफिट, नेगेटिव आ जाए लॉस। जो भी रिजल्ट होता है वो कहां जाके हिट होता है? कैपिटल में। प्रॉफिट या लॉस अल्टीमेटली बैलेंस शीट पे कहा जाता है? कैपिटल में। तो अब हमने ये तो सीख लिया हाउ टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, हाउ टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। डिफरेंट एंगल से देखा, सोल ट्रेडर का देखा, कंपनी अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अकाउंट, इवन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से अकाउंट, इवन लाइक आईसीएमपी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट, इवन कैश फ्लो भी जब बनाते हैं तो उसमें इंपैक्ट्स कहां से आ रहे होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। अगर आपको याद हो कैश फ्लो लास्ट वीक में पढ़ा रहा था तो मैंने इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के एलिमेंट सामने रखे थे। मैंने कहा था देखिए ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का रेवेन्यू और एक्सपेंस ये ज्यादातर आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे जो नॉन करंट एसेट है वो इन्वेस्टिंग है, कैपिटल और नॉन करंट लायबिलिटी फाइनेंसिंग है। वो पूरा मैंने आपको कैश फ्लो वहीं से समझाया। असल में ये जो सेक्शन सी आपके सिलेबस का है फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स में बेसिकली हम जो पढ़ते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये जो आपका आखिरी चैप्टर है ये अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एनालिसिस है। हमने ये तो बना ली कि रिपोर्ट बन गई, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गई, कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया, कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बन गया। अब वो कंपनी की रिपोर्ट से क्या है, इसको कहते हैं एनुअल रिपोर्ट्स। और ये तो आप बहुत छोटे लेवल पे देख रहे हैं, शायद पता नहीं मैंने आपकी क्लास में वो पीएसओ वाली दिखाई थी, मैं अक्सर क्लास में दिखाता हूँ, मैंने एक दफा डाउनलोड की थी, अभी रिसेंटली डाउनलोड की है, कोई बहुत पुरानी नहीं है, 2020 की रिपोर्ट है। तो ये रिपोर्ट्स कल को इंशाल्लाह अगर आप लोग भी अच्छी कंपनीज में होंगे तो आप लोग बनाएंगे। ये रिपोर्ट्स टाइम टेकिंग रिपोर्ट्स होती है, फौरन नहीं बनती, और फिर इसका ऑडिट होता है, हर साल रिपोर्ट बनती है। अब रिपोर्ट्स जो है ना बहुत कुछ कहती है, कहने को रिपोर्ट साइलेंट होती है, लेकिन रिपोर्ट्स आपको बहुत कुछ कहती है, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि आपको रिपोर्ट्स को पढ़ना आता हो, आपको रिपोर्ट्स की एनालिसिस करना आती हो। आज हम ये तो डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ टू एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाउ टू कैलकुलेट रेशियोज, फाइनेंशियल रेशियोज। व्हाई फाइनेंशियल रेशियोज? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए रेशियो से क्या मुराद है? रेशियो से मुराद ये होता है कि हम बहुत सारी चीजों में रेशियो चेक कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल लेता हूं कि बार दफा ये होता है कि आप कोई सी चीज में चेक करते हैं कि यार इसमें ये चीज कितनी परसेंट है, ठीक है ना। सपोज करें अगर आपके पास डिफरेंट आपने सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की है तो कौन से सेक्टर में आपकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो ज्यादा है, ठीक है ना। मतलब आप फॉर एग्जाम्पल आपने ऑयल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की है, एक मिसाल दे रहा हूँ, आपने जो है वो फार्मा सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट की है और आपने जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी इन्वेस्टमेंट की है। अब आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट अगर एक मिसाल दे रहा हूँ 1 मिलियन की है, तो 1 मिलियन में से अगर आपने 3 मिलियन फार्मा सेक्टर में किए हुए तो 1 मिलियन 3 लाख अगर फार्मा सेक्टर में है तो 3 लाख 1 मिलियन का 30%, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। आपने ऑयल सेक्टर में 5 लाख किया हुआ है तो 5 लाख 10 लाख का कितना परसेंट है? 50%। तो ये रेशियोज ये मैंने समझाने की एग्जांपल दी है, तो यहाँ पे फार्मूले कैलकुलेट करने। अब हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेंगे और उसको एनालाइज करेंगे। उसको क्या करेंगे? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियोज एनालिसिस,
फाइनेंशियल रेशियोज। आपके बुक में, आपके सिलेबस में इस चैप्टर का नाम क्या लिखा हुआ है? फाइनेंशियल। इसका दूसरा नाम क्या है? और इसको और क्या कहते हैं? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैंने फिर कहा कि इसमें दो रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, एसओपीएल, एसओएफपी, रेवेन्यू एक्सपेंस, एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी, सारी अकाउंटिंग आ गई, कुल्लू अकाउंटिंग मौजूद, कुल्लू अकाउंटिंग मौजूद। अब हम उस अकाउंटिंग की क्या करने जा रहे हैं? एनालिसिस। अच्छा, मैंने कुछ रिपोर्ट्स ऑलरेडी बनाई है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। कुछ चीजें ऑलरेडी मैं पहले एक जगह, मतलब मैंने ये पढ़ाते हुए कुछ चीजें, मैं चाह रहा हूँ कि कुछ टाइम सेव हो जाएगा, बजाय मैं लिखने के ये चीजें स्ट्रेट, मैंने यहाँ पे कुछ चीजें लिखी थी, ये कॉपी पेस्ट करता हूँ और आपसे इसको डिस्कस करता हूँ। इधर देखिएगा, लुक एट दिस स्टूडेंट, प्लीज कम हियर एंड लुक एट दिस। ये मैंने कहीं पढ़ाते हुए कुछ चीजें लिखी थी। अब आप देखें, ये छोटी सी मैंने इनकम स्टेटमेंट बनाई है दो कंपनीज की, राइट? एक है कंपनी ए और एक है कंपनी बी, और बिल्कुल छोटी सी सेल्स डायरेक्ट थी। सेल में से क्या मैंने कर दिया, तो क्या आंसर आता है? ग्रॉस प्रॉफिट में से शाहनवाज भाई आपको पता होगा हम क्या मैनेज करते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आता है? नेट प्रॉफिट। ठीक है भाई, अरीब आपको पता है, दिस इज द वे टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जी आयशा, बतूल एंड ऑल अदर्स। ठीक है, तो अब देखने में आपको सेल किसकी ज्यादा लग रही है? बी कंपनी की। बी कंपनी की सेल कितनी है? 8 लाख। अब मैंने सिर्फ इतनी सी रिपोर्ट देखी ना, 3 रेशो कैलकुलेट की। कितने रेशो? एक रेशो का क्या नाम है? जीपी रेशो। दूसरे रेशो का नाम क्या है? एनपी रेशो। तीसरे रेशो का नाम क्या है? अब देखिए, मैंने जब जीपी रेशो निकाला, जीपी देखिए, जीपी रेशो जो है वो क्या बता रहा है? उसका फार्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल। तो एक कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर देखें, कितना ग्रॉस प्रॉफिट है? 3 लाख, 2 लाख। हाँ शहनवाज भाई, एक कंपनी का कितना ग्रॉस प्रॉफिट है? 2 लाख। और सेल कितनी है कंपनी की? तो 2 लाख 5 लाख का कितना परसेंट है? 2 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख। 2 लाख इज व्हाट? जीपी। 5 लाख इज व्हाट? इनटू 100। तो पता चला कि यार 5 लाख रुपए की सेल पे अगर 3 लाख रुपए कॉस्ट है, 2 लाख रुपए प्रॉफिट है, तो 2 लाख आपकी सेल का कितना परसेंट है? 40%। नाउ कम टू कंपनी बी। कंपनी बी देखने में तो B4 बड़ी कंपनी लग रही है, क्योंकि इसकी सेल ए कंपनी से ज्यादा है, लेकिन जो मैंने जीपी देखा ना, वो इसका जीपी ए कंपनी से भी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कम है। असल चीज होती है परसेंटेज। असल चीज क्या होती है? परसेंटेज। भाई बात ये है, एक बच्चा कराची में, एक मिसाल देता हूं, एक बच्चा लाहौर में, कराची में मिसाल देता हूं, आपके 5 पेपर आपने दिए 100 नंबर के, और मिसाल देता हूं जो बच्चा लाहौर में था उसके 8 पेपर हुए, तो उसने 800 में से नंबर लिए होंगे, आपने 500 में से। हो सकता है आपके नंबर उसके वैसे टोटल मार्क्स कम हो, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपकी परसेंटेज उससे, हालांकि उसके मार्क्स आपसे ज्यादा होंगे, लेकिन उससे ज्यादा नंबर भी तो दिए, उसने सेल ज्यादा की है, लेकिन प्रॉफिट उसका ज्यादा है देखने में, लेकिन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज किसका प्रॉफिट परसेंटेज ज्यादा अच्छा है? चलो जीपी में तो इतना डिफरेंस मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट जो है ना वो तकरीबन हमारे पास आ रहा है कोई 40% और 37.5%, ऑलमोस्ट, मतलब ये कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। कम टू नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो है इसका एनपी डिवाइडेड बाय सेल। अच्छा, इसका देखिए बात ये है कि उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स ज्यादा है, ठीक है, और अकॉर्डिंगली आगे तो देखिए खेल क्या हुआ है। जब मैंने एक और रेशो निकाला, कौन सा रेशो? नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या होगा? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इनटू 100। एक कंपनी का नेट प्रॉफिट रेशो सिर्फ कितना आ रहा है, और बी कंपनी का नेट प्रॉफिट रेशो, क्योंकि इसका नेट प्रॉफिट कितना है? 2 लाख, इसकी सेल कितनी थी? 8 लाख। अब आप मुझे बताएं, नेट प्रॉफिट में देख के असल नेट प्रॉफिट होता है, कौन सी कंपनी ज्यादा अच्छी है? हालांकि जीपी रेशो किसका अच्छा था?
अब मेरा सवाल ये बिल्कुल जो बहुत अंडरस्टैंडेबल जो अच्छा स्टूडेंट होगा ना सिर्फ वो जवाब दे सकेगा, मुझे नहीं पता वो कौन जवाब देगा कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट, दिस इज द मेन आंसर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यही आंसर मैं सुनना चाह रहा था कि कौन उस तरफ जाके एनालिसिस करता है। द मेन रीजन इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस। भाई आपका अगर जीपी, आप लोग असल में, मैं आपको एक चीज समझाऊं ना कि एक मिसाल देता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सेल आपकी 100% होती है, कितनी परसेंट होती है? 100% में ये है 60%। मैं कैसे कह रहा हूं 60% है? क्योंकि मुझे पता है ये कितना परसेंट था, 40%। आप चेक कर लेना, चैलेंज से कह रहा हूं। 5 लाख, 5 6 30, 5 लाख का 60% 3 लाख, 5 लाख का 40%, तो ये 100% है। इस 100% में 60% कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 40% इज व्हाट? अच्छा, आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है 6%, इसका मतलब है ये आपका कितना परसेंट होगा? 34%। ये कितना होना चाहिए? 30। अब आप देखिए, क्योंकि ये 40% की बाइफिकेशन है ना, 60-40 मिला के 100 हो गया ना, ये 40% की बाइफिकेशन है। 40, अब आप चेक करें, एक देखें यहाँ पे आ भी रहा है, मैंने कैलकुलेट भी किया, नीचे देखें, लुक एट दिस, लुक एट दिस। तो मेरे भाई ऑपरेटिंग एक्सपेंस इसके ज्यादा है, एक है। देखिए ये बात हमें कैसे पता चली? जब हमने क्या कैलकुलेट किया? रेशो। जब हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस की, जब हमने अपने रेशोस को कैलकुलेट किया, देन हमें ये पता चला कि यार देखने में कंपनी ए का जीपी बहुत अच्छा है, लेकिन जब हमने एनपी देखा तो हमने कहा नहीं यार, एनपी के अगर मैं कंपैरिजन में जा रहा हूं तो विच वन इज बेटर, कंपनी ए और कंपनी बी? बी फॉर बेस्ट कंपनी, राइट? बी फॉर बेस्ट कंपनी, ए फॉर एवरेज कंपनी। व्हाई एवरेज? बिकॉज यार किस कंपनी का जीपी 40% हो, कितना हो, और उसका एनपी लेस देन 10%, ऑलमोस्ट 5%, 6%, व्हाट इज दिस? मतलब इसका आप देखिए जीपी रेशियो कहां जाके 40% पे था, एनपी रेशियो कहां गिर रहा है इसका? 6% पे। जीपी और एनपी के दरमियान कौन मौजूद है? जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज इक्वल टू, इसका मतलब है इसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज्यादा है, इसको अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या करना है? ओवरकम करना है, कंट्रोल करना है। याद रखिए, कहते हैं कि देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर लर्निंग, या बेसिकली हम एक वर्ड अभी मेरे ध्यान में नहीं आ रहा कि जब हम कहीं सीखना चाहें, ठीक है ना, तो आपके पास हर वक्त कहीं ना कहीं सीखने की गुंजाइश रहती है, ठीक है ना। यस, देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इंप्रूवमेंट। अब देखिए रेशियोज क्या है, अगर मैं हकीकत बताऊं ना, मैंने शायद हैंडआउट में भी ये पॉइंट कवर किया हुआ है कि रेशियोज आर इंडिकेटर्स, जो कि आपको इंडिकेट्स करते हैं आपके स्ट्रॉन्ग और आपके वीक एरियाज को। देखो आप कहीं जा रहे होते हैं मोटरसाइकिल पे या बाइक पे, तो बैकलाइट जो होती है वो आपके इंडिकेटर्स होते हैं। अगर आपको रोड किस तरफ जाना है तो आप इस तरफ की लाइट ऑन कर देते, तो आपके जो पीछे लोग आ रहे हैं उनको पता चल जाता है कि आपने इशारा दे दिया है कि आप राइट साइड पे जाना चाहते हैं, इंडिकेशन। तो याद रखिए रेशियोज आर इंडिकेटर्स, जो कि इंडिकेट्स करते हैं कि आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या है और आपके। अब ये हमने रिपोर्ट्स देखी ना, तो पता चल रहा है अच्छा यार जीपी तो बहुत अच्छा है। जीपी 40% का मतलब पता है आप क्या समझ रहे हो? मतलब ये कि अगर आप 100 रुपए की कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो ना, तो वो आप 60 रुपए की लेकर आए हो। कितने की लेकर आए हो? और उस पर कितने रुपए का हमारे? 40 रुपए। लेकिन जो आपके अदर एक्सपेंसेस है वो तकरीबन 34 है, तो आपकी जेब में नेट कितना बच रहा है सिर्फ? तो व्हाट इज दिस यार? मतलब आपका जीपी इतना जबरदस्त ओवर द ग्राउंड डायरेक्ट, देयर इज नो फील्डर, मतलब बिल्कुल ओवर द पार्क आपने शॉट खेल दिया। 40% इज योर जीपी, बट व्हाट अबाउट एनपी? एनपी इज वेरी बैड, लेस देन 10%, ओनली 6%, ऑलमोस्ट 5% के मतलब आसपास। तो ये तो बहुत ही, मतलब आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस 34% है, दिस इज वेरी बैड। नाउ कम टू कंपनी बी, नो डाउट कंपनी बी की सेल ज्यादा है, कोई मसला नहीं है। कंपनी बी का जीपी रेशियो आपसे कम है 37.5, बट
उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंस कंट्रोल में है, उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंस कंट्रोल में है, और उसका जो नेट प्रॉफिट है ना, उसका नेट प्रॉफिट आ रहा है 2 लाख रुपए, जो कि उसकी सेल का 25% है। मतलब इसके ऑपरेटिंग एक्सपेंस 12-13%। आप रेशियो देखिए मैंने निकाले 37.5% के अंदर, 37.5% के अंदर अगर आपका 25% नेट प्रॉफिट बच रहा है, 12.5% आपके, वेरी गुड, ब्रिलियंट। मतलब आपका अपने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल अच्छा है। अब मैं आपको बताऊं ना, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी चीजें मिसयूज की जाती है, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे, मतलब मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोजर रहा है, नो डाउट। मैं जॉब एक जगह करके आया या आईसीएमए के अंदर या कहीं और जा रहा हूँ, लेकिन मेरी ये ऑब्जर्वेशन है और मेरी ये एक तरीके से मेरी रिजर्वेशन थी, मैंने देखा है कि बहुत सी जगहों पे ये होता है कि पता चला स्टाफ आया, उसने एसी ऑन किया, शाम को चला गया, एसी चल रहे हैं, बहुत सी जगहों पे वो लाइटें चल रही है, मतलब कतरा कतरा समंदर बनता है। बहुत सारी जगहों पे टेलीफोन का मिसयूज हो रहा होता है, स्टाफ अपनी पर्सनल कॉल सारी देखते हैं, हमें इतनी कॉल आती है, हमारे फ्रेंड्स कॉल कर रहे होते ऑफिस के नंबर से, हम कॉल करते हैं, कॉल काट देते, क्यों? ऑफिस का नंबर है ना। मैंने कई दफा नोट किया है, मैं मेरे दोस्त वगैरह जो ऑफिस में मैं कॉल करता हूँ, कॉल काट देते, ऑफिस के पीटीसी से कॉल करते हैं, ठीक है। मैंने कई बातें नोट की है, अब मैं वैसे ही जनरली बताऊं, लेकिन ये है, मतलब कुछ चीजें मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल से वो शायद सही नहीं है। मतलब हम लोग ऑफिस में होते हैं और विदाउट परमिशन हम प्रिंट भी बहुत एक्सेस निकाल रहे होते हैं, तो बात ये है कि ये चीजें भी, मतलब अब आप अंदर सब प्रिंटर की क्या कॉस्ट है भाई, बात तो ये कतरा कतरा समंदर बनता है। आप छोटे छोटे एक्सपेंसिव को जब कवर करते हैं ना, तो फिर आपको पता चलता है कि बहुत सारी मिसयूज चीजें हो रही होती है, बहुत सारी जगहों पे फिर वो इलेक्ट्रिसिटी के बिल एक्सेस आ रहे होते, टेलीफोन के बिल एक्सेस आ रहे होते, तो फिर वो जब चीजें देखते हैं ना, फिर वो समझते हैं हाँ यार ये तो बड़ा मसला है। तो देखिए रेशियोज, ये तो मैंने आपको छोटा सा फ्लेवर टेस्ट करवाया है, पता नहीं कितने रेशियोज है, कितने किस्म के रेशियोज है, जो कंपनी कैलकुलेट करके अपनी बहुत सारी चीजों को चेक करती है कि कहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पे हम वीक है। अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, कंपनी एक शेयर पे कितना कमा रही है, एक शेयर पे कितना डिविडेंड दे रही है, मतलब एक बहुत बड़ी दुनिया है रेशियोज। मैं अक्सर समझाने के लिए, देखिए अभी हमने कितनी कंपनीज का कंपैरिजन किया यहाँ पे, 2 कंपनीज का, कंपनी और कंपनी, बिल्कुल एक कंसाइज सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जीपी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नेट प्रॉफिट, रैंडमली मैंने बना दी थी। फिर मैंने कहा कि यार यहाँ पे जीपी रेशियो निकाल सकते हैं, जीपी अपॉन सेल इनटू 100, एनपी रेशियो निकाल सकते हैं, एनपी अपॉन सेल इनटू 100, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो निकाल सकते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन सेल इनटू, ये तीनों रेशियो किस पे बेस कर रहे हैं? सेल पे। तो ये सेल आपकी टॉप ऑफ दी एसओपी है 100%। अब उस 100% में बाइफिकेशन है। अगर मैं आपको ये बताऊं ना कि ये जो आपके 5 लाख रुपए, अगर मैं कंपनी ए को, क्योंकि वो ज्यादा थोड़ी सी रिस्की है, मैं कंपनी ए के 5 लाख रुपए को कह रहा हूं कि 100%, लुक एट दिस। अब इसकी बाइफिकेशन क्या है? इसमें 60% इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, तो 60% तो चलो निकाल दो। अब क्योंकि हमें तो चीजें देखनी है, 40% इज योर, वेरी गुड, और 34% इज योर, अब ये 60% की बाइफिकेशन है, ठीक है। और हमने जो है फिर वो कैलकुलेट किया कि आपका जी एनपी कितना है, अच्छा ये दोनों मिला के कितना परसेंट है? 40। असल में ये जो 40% है, ये जो आपका ये वाला 40% था ना जीपी, उसकी बाइफिकेशन है, राइट। आपका जीपी कितना परसेंट था? 40%। उस 40% के अंदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हैं और नेट प्रॉफिट कितना है? तो हमने बेसिकली यहाँ पे क्या देखा कि जो हम 100% सेल में 60% तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स है, 60% हमारी क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये 100% आपकी सेल है, और इस पर लिख देता हूं 60% आपकी ये है सेल्स, और 60% आपकी क्या है?
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो 100 माइनस 60 इज इक्वल टू 40%। 40% आपका ग्रॉस प्रॉफिट था। उस 40% में अगर मैं दो हिस्से तोड़ रहा हूं तो मेरा बहुत एक मेजर पोर्शन कहां जाके कवर हो रहा है, ऑपरेटिंग। मतलब मेरे 40% जीपी में 34% ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ओनली 6%, यानी मेरी 100% सेल का 6% नेट प्रॉफिट है, 34% ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, 40% जीपी है और 60% इज व्हाट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अब आप मुझे बताएं कि वेयर यू आर वीक, कहां पे वीक आप नजर आ रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स 60% है, नॉट बैड, ठीक है यार, 40% तो प्रॉफिट है ना, मतलब 100 रुपए का बेच के अगर आप 40 रुपए कमा रहे हो, यानी 60 रुपए आपकी कॉस्ट है, नॉट बैड। बट जो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, अदर एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो आपके 100 रुपए में 34 है। तो जो आपने 40 रुपए कमाए थे उसमें मजीद कितने माइनस हो गए, 34। तो कितने बचे सिर्फ 6%, 6 रुपए। तो दिस इज नॉट गुड। कंपैरेटिवली कंपनी बी 8 लाख रुपए की सेल में उसका अगर प्रॉफिट 37.5% है ग्रॉस प्रॉफिट, तो उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तकरीबन बनेगी 62.5%। अच्छा, अब 37.5% जीपी में दो चीजें क्या क्या शामिल है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड, वेरी गुड। ये मैंने बेसिकली जीपी की बाइफिकेशन करी थी, ये 40% की बाइफिकेशन थी, 100% सेल माइनस 60%। ये मैं ब्रैकेट का साइन नहीं लगाया था, मैंने वैसे ही लिखा था, आपको मैं शायद फील होगा कि ब्रैकेट सर ने लगाया है। 100% सेल में आपका 60% कॉस्ट ऑफ सेल्स था, तो आपका जीपी कितना था, 40%, ये उसकी वैल्यूएशन थी। कंपनी बी के 37.5% जीपी में, 37.5% जीपी में आप मुझे बताएं कि अगर मैं दो चीजें अलग कर रहा हूं तो मेरा जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ओनली कितना आ रहा है, 12.5%। तो बाकी मेरा नेट प्रॉफिट कितना आ गया, हाउ मच, 20। तो डेफिनेटली विच वन इज बेटर, कंपनी ए और कंपनी बी, कंपनी बी इज बेटर, मच मोर बेटर एज कंपेयर टू कंपनी बी। तो भाई ये मैंने बिल्कुल कंसाइज वे में आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया रिगार्डिंग फाइनेंशियल रेशियोज। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हुए हम रेशियो निकाल रहे हैं, दैट्स व्हाई चैप्टर का नाम क्या है, फाइनेंशियल, ऑल्सो नोन एज रेशियोज एनालिसिस। रेशियो की बेस पे बैठ के हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस, ऑल्सो नोन एज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आप बोलेंगे सर ये तो आप कह रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितनी रिपोर्ट्स होती है, कौन कौन सी, तो सर अभी तो आपने कौन सी रिपोर्ट देखी खाली, अभी हम आगे जाके कौन सी रिपोर्ट भी डिस्कस करेंगे, और अभी तो इसके और भी रेशियो डिस्कस करने। ये तो एक आपको हाल ही में भी वो कहते हैं ना कि स्टार्टअप दे रहा हूँ, जब आप आजकल कुछ होते हैं ना, कुछ इवेंट्स पे जाते हैं खास तौर पे आजकल, तो वो शुरू में कुछ जूसेस वगैरह आपको स्टार्टअप पे देते हैं, तो स्टार्टअप है अभी तो बहुत आगे इंशाल्लाह इस टॉपिक पे जाना है। जस्ट मैंने इंट्रो आपको दिया है, एक नो हाउ आपको दी। अब एक बात सुनिएगा अरीफ भाई, एक जर्नल लाइफ से दो एग्जांपल दूंगा कि रिपोर्ट्स की क्या इंपॉर्टेंस है। आपके हमारे घर में, आपके हमारे छोटे बहन भाई जब स्कूल जाते हैं, स्कूल उनके मंथली टेस्ट, हाफ ईयरली एग्जाम्स, तो उसकी रिपोर्ट्स घर पे आती है, उस रिपोर्ट्स पे उसके हर सब्जेक्ट के, तो वहां से हमें पता चलता है कि कौन सा सब्जेक्ट इसका वीक है और कौन सा सब्जेक्ट इसका स्ट्रांग है। रिपोर्ट्स साइलेंट होती है लेकिन बहुत कुछ कहती है, सब्जेक्ट टू कंडीशन की आपको रिपोर्ट्स पढ़ना आती हो। मैं देखिए असल में पता है क्या, मैं क्योंकि बीइंग टीचर अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात है, एक फील्ड में आप होते तो आपके जितने भी इर्द गिर्द लोग होते, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स हो, रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, आपके नेबर्स हो, उनकी नॉलेज में होता है कि यार यू आर अ टीचर, तो उनको अपने बच्चों के हवाले से कोई एडवाइस चाहिए होती तो वो आपको कॉल करते। तो मैं जाहिर सी बात है, जो जिस फील्ड का बंदा होता है, हम जब कोई काम होता है तो हम उसी फील्ड के बंदे को फोन करते। जैसे मैं, अगर मुझे घर पे कोई इलेक्ट्रिक का काम करना होता है, मेरा एक स्टूडेंट है, पहले पढ़ता था बेचारा, वो मेहनती है काफी, इलेक्ट्रिशियन है काफी अच्छा, मैं उसको कॉल करता हूँ, ऐसी बात है वो उस फील्ड का बंदा है, उससे मशवरा लेता हूँ, यार ये घर पे
अभी बीच में अचानक एकदम लाइट्स बंद हो गई, ब्रेकर नीचे हो जाता है या कोई मसला हो जाता है, मैंने फौरन उसको कॉल की, उसने बोला सर ऐसा ऐसा मसला होगा, आप ऐसे कर ले। तो देखिए अब अक्सर मुझे कॉल आती है, अभी पिछले कुछ टाइम पहले हमारे बिल्डिंग में मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, उनकी बेटी आईसी में कर रही है, तारिक भाई को जो मैं कहता हूँ, तो वो तो माशाल्लाह फाइनलिस्ट है, तो उनका बेटा भी माशाल्लाह पढ़ रहा है, ओ लेवल ए लेवल में आ गया अब तो, हसन जो है। तो अब बीच में दफा मुझे तारिक भाई ने कहा कि मुझे मैथ का ट्यूटर चाहिए अपने बेटे के लिए। तो उनको कैसे पता चला कि मैथ का ट्यूटर चाहिए? उनकी जब परसेंटेज आई ना, वो ग्रेड्स होते हैं इनके ओ लेवल ए लेवल में, तो सब में उसके ग्रेड अच्छे आ रहे हैं, लेकिन किस में मसला आ रहा है? मैथ में। तो उन्होंने कहा यार मैथ का ट्यूटर दे दो मुझे कोई। अक्सर मुझे कॉल आती है, सर ये फलाने सब्जेक्ट का ट्यूटर चाहिए। तो कैसे पता चलता है कि फलाने सब्जेक्ट में आपका बच्चा वीक है? उसकी रिपोर्ट्स आपको बता रही है। तो भाई कंपनीज की रिपोर्ट्स आपको बहुत कुछ बता रही है, यह तो खामोश, लेकिन ये आपको बहुत सारा मैसेज दे रही है, सब्जेक्ट टू कंडीशन के आपको इन रिपोर्ट्स को पढ़ना आना चाहिए। अब जिन पेरेंट्स ने कभी पढ़ा ही नहीं है, उनको बेचारों को पता ही नहीं है कि ये रिपोर्ट्स क्या कह रही है, तो उन्हें क्या पता कि हमारा बच्चा क्या गुल खिला रहा है, ठीक है ना। लेकिन जिनको नुआव होती है, जिनको पता होता है कि यार ये रिपोर्ट्स कह रही है कि इसको जो है ना इस सब्जेक्ट में वीक है, इस सब्जेक्ट में इसको ट्यूटर रिक्वायर्ड है। इसी तरह अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे और अल्लाह ताला सबको हर बीमारी से बचाए। बाज़ दफ़ा होता है खुदा न खास्ता हमें कोई ऐसा फील होता है कि यार शायद थोड़ा सा हम अनकंफर्टेबल फील करें, तो हम डॉक्टर के पास जाते। डॉक्टर आज के दौर में ज़्यादातर आपको बोलते हैं आप ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट करवाओ, फिर उस टेस्ट की एक रिपोर्ट आती है। क्या रिपोर्ट को लेके आप घर पे बैठ जाते, डॉक्टर को दिखाते, और डॉक्टर उस रिपोर्ट को देखकर आपको मेडिसिन रिकमेंड करता है। वो रिपोर्ट्स हमारी आपकी लैंग्वेज में नहीं होती, वो रिपोर्ट्स डॉक्टर की लैंग्वेज में होती है। डॉक्टर उसको पढ़कर अकॉर्डिंगली आपको मेडिसिन रिकमेंड करता है। तो कहने का मकसद है रिपोर्ट्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है। अब मैंने भी यार जुमला कहा था, बार बार 2-3 दफा कहा था कि दिस इज द राइट टाइम टू डिस्कस दिस चैप्टर। क्यों? अगर ये चैप्टर में सबसे पहले पढ़ा आप बोलते सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, सर ये प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, सर ये ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, सर ये नेट प्रॉफिट क्या होता है, आपको पता ही नहीं होता। अब आपको पता है हाँ यार इस तरीके से कंपनी अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकालती है, और ये कंपनी की सेल है, ये कंपनी की कॉस्ट है, कंपनी ने इतना प्रॉफिट कमाया, फिर कंपनी के इतने ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, कंपनी ने इतना नेट प्रॉफिट कमाया। अब आपको चीजें पता है, तो नाउ यू कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि ये रिपोर्ट्स क्या कह रही है, हाउ टू एनालाइज, हाउ टू अंडरस्टैंड। तो देखिए रिपोर्ट्स कहने को बहुत साइलेंट होती है, लेकिन वो बहुत कुछ कह जाती है, और फिर वो आगे आपको डिसीजन लेने में हेल्प करती है कि फर्दर व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए, किस तरफ आपको जाना चाहिए, क्या एक्शंस आपको लेने चाहिए, हाउ टू ओवरकम। अब कंपनी ए अपनी रिपोर्ट को देखकर देखेगी कि यार मुझे अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस को कैसे ओवरकम करना है। इस तरह मैंने कहा वो साहब अपने बेटे की मार्कशीट देखिए कि यार इस सब्जेक्ट में इसके मार्क्स कम आ रहे, तो इस पे इसको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। तो देखिए इस सब्जेक्ट में इसको ट्यूटर दिलवा देते हैं इस सब्जेक्ट में, ताकि इसकी चीजें ओवरकम जो है वो हो जाए, मतलब जो लैग कर रहा है उस लैग को हाउ टू ओवरकम। तो याद रखें जब तक हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे हम तो समझेंगे ऑल इज वेल, नथिंग इज रॉन्ग। तो ऐसा नहीं है भाई, बहुत सारी चीजें हैं। मैं एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सवाल करवाता हूँ इस टॉपिक पे, और शायद मैं एक ही सवाल करवाता हूँ, और वो सवाल वंस अपॉन अ टाइम आईसीएमए के पुराने, मेरा ख्याल जब हम लोग पढ़ा करते थे ना उस वक्त का सवाल है, और ये एफएफए का सवाल नहीं है, ये एफए का सवाल। असल में ये टॉपिक जो है ना बहुत ऊपर नीचे हुआ। ये टॉपिक कभी जैसे अभी एफएफए में पढ़ा रहे हैं, हम लोग जब पढ़ते थे ना एफए का पेपर, अभी तो ये लेवल हो गया ना, मतलब आप लोग ये सेमेस्टर 1 है, अगला सेमेस्टर 2 है, फिर 3 है, एफए आपको पढ़ना है सेमेस्टर 4 में जाके, पहले ये होता था सेमेस्टर 3 में। तो उस वक्त ये टॉपिक पढ़ाया जाता था फाइनेंशियल रेशो। तो एक मरतबा 20 नंबर का सवाल आया था पेपर में, कितने नंबर का? 20। और 20 रेशो उसने कैलकुलेट करने को दिए थे, यानी 1 नंबर का। उसने 2 साल की आपको कंप्लीट बैलेंस शीट दे दी थी और 1 साल की इनकम स्टेटमेंट, और उसने 2 पेज पे सवाल था, वो इतना बड़ा सवाल था। वो सवाल मैं आपको शेयर करता हूँ, मैंने यहाँ स्क्रीन पे, और वही सवाल करवाता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में जब मैं करवाऊंगा। ये तो रेशियोज के फार्मूले जो मैं आपको दे दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। और उसके बाद जिस सवाल की मैं बात कर रहा हूँ
वो सवाल बेसिकली ये रहा, मैं ये देखिए सवाल आपको नजर आ रही है, ये निशात मिल्स 2006-2007 ये बैलेंस शीट बनाई है 2 साल की। अच्छा, ये थोड़ी ऑल्ड पैटर्न पे बनी हुई है। नॉर्मली हम पहले कौन से एसेट दिखाते हैं, नॉन करंट, फिर कौन से आते, ये एकेडमिक लेवल पे ऐसे पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि ये पुराना 2007-6 का पेपर है, बहुत पुराना, तो पुराने पैटर्न से बनी। बहरहाल पहले करंट लिखो, नॉन करंट लिखो, बात को कि ना भाई बैलेंस तो वही आएगा। तो उसके बाद नॉन करंट एसेट आ गए, फिर पहले लाइबिलिटीज आ गई, नॉर्मली हम पहले इक्विटी दिखाते हैं, फिर ये इक्विटी आ गई, उसके बाद ये इनकम स्टेटमेंट बनी हुई अगले पेज पे, और उसके बाद जो है वो ये आपके कितने रेशियो थे कैलकुलेट करने को कहा, बेस्ड ऑन द डेटा गिवन अबव कैलकुलेट द फॉलोइंग फॉर निशात मिल्स। अब इसमें करंट रेशियो क्या है, क्विक रेशियो क्या है, डेट रेशियो क्या है, डेट टू टोटल एसेट रेशियो या टोटल इक्विटी रेशियो, टाइम इंटरेस्ट अर्न, उसके बाद आगे रिसीवेबल टर्नओवर, पेएबल टर्नओवर, इन्वेंटरी टर्नओवर, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो मैंने निकाला था, नेट प्रॉफिट रेशियो या नेट प्रॉफिट ऑन सेल्स। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप जी जी सर, नो इशू सर, मैंने जी सर। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो या नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी, अर्निंग पर शेयर्स, प्राइस अर्निंग रेशियो। अब आप देखिए डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पे आउट रेशियो, मतलब इसमें कुछ रेशियो तो ऐसे जो मैं समझता हूँ शायद इस वक्त आपके लिए इतने उसकी इंपॉर्टेंस, लेकिन ये टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई लाइक दिस वेरी मच। और मैं इंशाल्लाह ये टॉपिक जब ये सवाल करवाऊंगा ना, और इसकी जब मैं एनालिसिस करूंगा, ये निशात भाई को मैं बड़े मशवरे देता हूँ। ये निशात मिल्स जो है ना, ये कंपनी है, क्योंकि ये कंपनी की बैलेंस शीट है, इसमें शेयर कैपिटल है, मैंने आपको बताया था इसमें शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग होता है, वो किसकी होती है, शेयर होल्डर इक्विटी। देखिए तो निशात भाई भी कुछ गलतियां कर रहे हैं, इनका मुझे तो आंसर भी याद है, इनका तकरीबन जीपी रेशियो जो है ना, अभी ए कंपनी का हमारा कितना आ रहा था 40%, इनका जीपी 40 से भी ऊपर है, 42 या समथिंग है, लेकिन एनपी लेस देन 10% है। अब मैं निशात भाई को समझाता हूँ, निशात भाई व्हाट यू आर डूइंग, मैं निशात भाई को बड़े मशवरे देता हूँ यहाँ पे कि निशात भाई आप ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, आप ये क्या कर रहे हो, एक्सपेंसेस को ओवरकम करो, और उसको मैं तरीके भी बता रहा हूँ। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस लेवल पे आपको एनालिसिस रिक्वायर्ड, आपको तो एमसीक्यूज में ये सवाल आता है, और उसमें होगा ये कि कोई रेशो होगा, वो आपने कैलकुलेट करना होगा, डेटा दिया हुआ होगा, सिलेक्टेड, जिस तरह मैंने आपको बोल दिया सेल इतनी है, ग्रॉस प्रॉफिट इतना है, या बात दफा वो रेशो का आंसर देते थे, कोई फार्मूले में एक आध वेरिएबल को एक्स रख देते, तो मतलब अगर आपको इक्वेशन घुमाना आती है, वेरिएबल कैलकुलेट करना आता है, जैसे फॉर्मूला क्या है जीपी का, जीपी रेशियो इक्वल टू जीपी डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। अब मैं आपको जीपी नहीं बताऊं, मैं आपको सेल बता दूं, और मैं आपको जीपी का रेशियो बता दूं, तो आप क्या करेंगे, जीपी का रेशियो इक्वल टू, जीपी को रखा एक्स डिवाइडेड बाय सेल, यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, तो वो आपका खुद ब खुद ही जो है वो आंसर आ जाता है। तो बहरहाल कहने का मकसद है कि इस टॉपिक में आपके पास पेपर में, तो जब ये मैं सवाल करवाऊंगा ना, तो काफी चीजें मैं डिस्कस कर रहा होता हूँ, मतलब मैं निशात की इस सवाल पे, और मैं 2-3 सवाल फिर एक्स्ट्रा आप लोगों को जो ऑपरेशनल लेवल के पेपर के हैं वो कंपैरेटिवली बड़े आसान है, वो होमवर्क के तौर पे देता हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में हालांकि ये सवाल मैंने पूरा सॉल्व किया, ये देखें ये सवाल मैंने पिछले सेशन में जब सॉल्व किया था, ये आप देखिए मेरी हैंड राइटिंग में अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व हुआ, आपको नजर आ रहा होगा। अब आप देखिए मैं आपको जनरली दिखा रहा हूँ वैसे ही, ये निशात मिल्स का, जैसे मैं भी आपसे कह रहा था, इधर देखिएगा, लुक एट दिस, ये जीपी रेशो कहाँ गया इसका, लुक एट दिस, ये जीपी रेशो नजर आ रहा है आपको 41.8, 42 हो गया तकरीबन। व्हाट अबाउट एनपी रेशो, इससे ऊपर था, लुक एट दिस, एनपी रेशो कितना आ रहा है 9.5। मतलब व्हाट इज दिस यार, आपका वन साइड पे जीपी इज 42 अराउंड, बट योर नेट प्रॉफिट इज लेस देन 10%, मींस के कहां पे आप लैग कर रहे हो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, फिर ये कंपनी है, कंपनी ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बाद इंटरेस्ट भी दे दिए, इसका इंटरेस्ट भी है, फिर इंटरेस्ट के साथ से इसका टैक्स भी है, सारी चीजें इसके। तो भाई बात ये है कि ये बहुत सारे, असल में ना बात दफा ये कुछ रेशियोज के बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छे हैं, लेकिन बात दफा कहते हैं ना कि कुछ चीजें ज्यादा भी नहीं हो, कुछ चीजें कम भी नहीं हो, एवरीथिंग शुड बी एट ऑप्टिमम लेवल। एक मिसाल है, अगर नमक सस्ता है तो क्या खाने में ज्यादा नमक डाल दोगे, भाई नमक एक ऑप्टिमम,
खाने में नमक कम हो जाए तो मसला, नमक ज्यादा हो जाए तो मसला। इट शुड बी एट ऑप्टिमम लेवल। किस पे होना चाहिए? ऑप्टिमम लेवल पे होना चाहिए। देखिए, एवरीथिंग शुड बी एट ऑप्टिमम लेवल। किसी चीज की कमी या किसी चीज की ज्यादती, ठीक है ना। बाद में होता है कि एक मिसाल दे रहा हूँ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझाने के लिए कि अगर आप कोई इस्लामिक स्टडी कर रहे हैं या कुरान पाक भी पढ़ रहे, तो आप उतना पढ़े जितना आप दिल से पढ़ रहे, जितना आप सही। अब आपको जबरदस्ती बोले नहीं आपने रोज के इतना पढ़ना है और आपको मतलब फायदा नहीं है, मतलब आप काम वो करें। तो बात ये मेरे भाई कि ये कुछ चीजों में ना बहुत स्ट्रांग है। इसके कुछ रेशियो जो है ना, जो स्टैंडर्ड्स के 2:1 होने चाहिए, वो इसके 5 के करीब है। मतलब कुछ चीजें इसने, वो मैं बताऊंगा वो क्यों एक्स्ट्रा है, वो कैसे एडजस्ट करे। इसके बाद लॉन्ग टर्म लोन बहुत है, लॉन्ग टर्म लोन। अब उस लॉन्ग टर्म लोन पे क्या देना पड़ेगा उसको? इंटरेस्ट। अब मैं इसको समझा रहा हूँ, ये कैश लेके बैठा हुआ है, वो कैश की वजह से इसके दूसरे रेशो तो अच्छे हो रहे हैं, लेकिन मैं इसको बताऊँ तुम कैश के थ्रू अपने लॉन्ग टर्म लोन को क्या करो, कम करो, उसके वो वाले रेशो खराब नहीं होंगे दूसरे। ठीक है, वो बहुत ऊपर है, नीचे आएंगे, लेकिन नीचे आना भी वो बात वही है ना कि ऑप्टिमम लेवल से ऊपर है फिर भी वो। दूसरी बात, जब वो लॉन्ग टर्म लोन पे करेगा तो उसका इंटरेस्ट कम होगा, जब इंटरेस्ट कम होगा तो प्रॉफिट, जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट का रेशो। इसी तरह इसका अर्निंग पर शेयर 1 रुपए से भी कम है, एक शेयर पे 1 रुपए भी नहीं कमा रहा, 80 पैसे कमा रहा है। जब मैं कैलकुलेट करूंगा कल, ये देखिए मैंने कैलकुलेट किया हुआ, ये रहा अर्निंग पर शेयर 0.80 पर शेयर। तो भाई जब आप 80 पैसे कमा रहे हो, शेयर होल्डर को क्या दोगे? अब शेयर होल्डर तो बोलेंगे ना तुमने इतना लॉन्ग टर्म लोन ले लिया है, पहले तो तुम इंटरेस्ट देते हो, फिर तुम टैक्स देते हो, उसके बाद जो बचता है उसमें से हमें मिलता है। तो भाई आप अपने लॉन्ग टर्म लोन, क्योंकि कर्जा वैसे ही बुरी चीज है, पाकिस्तान क्यों परेशान है, हमारे यहाँ फॉरेन डेट से, उसके ऊपर इंटरेस्ट है, अल्लाह सबको बचाई मामला से। तो बात ये मेरे भाई, यहाँ पे बहुत सारी कैलकुलेशन है असल में। अब मुझे बताओ, ये लोन, ये जो मैं बातें कर रहा हूँ कैश की, ये कहाँ के आइटम है? एसओपीएल या एसओएफपी? एसओएफपी। तो हम सिर्फ एसओपीएल को एनालाइज नहीं करेंगे, हम एसओपीएल एज वेल एज दोनों रिपोर्ट्स को एनालाइज करेंगे, दोनों की एनालिसिस सीखेंगे। और खास तौर पे ये सवाल निशाद वाला जब हम इसको अटेम्प्ट करेंगे तो यू विल सी के, मैंने इसको शायद आखिरी पेज पे कुछ मेरा ख्याल है, ये देखिए, ये मैंने पूरी इक्वेशन बनाई है इसकी। ये इसके टोटल एसेट है 23,75,000 की। कितने एसेट है? 23,70,000, जिसके अंदर इक्विटी कितनी है? 13,75,000। नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है? 8 लाख। और करंट लायबिलिटी कितनी है? 2 लाख। मैं यहाँ इसको इतने मशवरे देता हूँ इशाद को, ये पता है 23,75,000 के एसेट पे 1,60,000 रुपए कमा रहा है। कितने कमा रहे? नेट प्रॉफिट। मैंने बोला यार कि तुम 23,75,000 का मतलब 24 लाख, अगर तुम 24 लाख रुपए मुझे दे दो, मैं कहीं हमारे इलाके में आज भी 24 लाख का फ्लैट मिल जाता है, उसको लेके बेचूंगा इंशाल्लाह अगले साल में 2, 4, 6 लाख तो उसी में कमा लूंगा। मतलब कहने का मकसद एक मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए, पैसों से पैसा बनता है। अब ये पता नहीं सर्टिफाइड मेमन नहीं है, क्या मसला है। तो बात ये है मेरे भाई कि ये 23,75,000 के एसेट पे कितना प्रॉफिट कमा रहा है? सिर्फ 1 लाख। ये देखे रिटर्न ऑन एसेट भी मांगा है, एक फार्मूला क्या होता है रिटर्न ऑन, इधर देखिएगा, लुक एट दिस, ये रहा रिटर्न ऑन एसेट, नजर आ रहा है? रिटर्न ऑन एसेट 10वें नंबर पे, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, कितना प्रॉफिट कमाया? 1,60,000, 6%, 60%, दिस इज द रिटर्न ऑन एसेट। तो असल में इसका मतलब है एसेट्स की इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं हो रही, आप बहुत सारी चीजों में लैग कर रहे हैं। देखिए इंसान ठीक है, हर जगह पे परफेक्ट नहीं होता, हर जगह पे वीक भी नहीं होता, इसके साथ भी कुछ चीजें इसकी अच्छी है, कुछ चीजें इसकी वीक है। जहाँ पे सही होगा मैं बोलूंगा ठीक है दिस इज बेटर, जहाँ बोलूंगा ये बहुत ऊपर है मच मोर बेटर, बट बाज़ दफा मच मोर बेटर भी किसी जगह पे होना शायद वो आपको ऑन दी अदर एंड जो है ना वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो फिर तो बताऊंगा देखिए यहाँ बहुत ज्यादा है, यहाँ से आप ऐसे बाहर निकले, ये पैसे यूज इस्तेमाल करें, लाइबिलिटी कम करें, इंटरेस्ट कम करें, प्रॉफिट बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट रेशियो अच्छा होगा। जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो ये रिटर्न ऑन एसेट भी अच्छा हो जाएगा, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा हो जाएगा, आपका जो है वो अर्निंग पर शेयर भी अच्छा हो जाएगा। जब अर्निंग पर शेयर अच्छा होगा तो डिविडेंड पर शेयर भी अच्छा होगा। मतलब ये पूरी चेन बनी हुई है। तो थिंक इज दैट कि ये जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है
इसकी एनालिसिस, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन मैं आपको बताऊं ना, मैं कह रहा हूँ ये वो टॉपिक है, मैं हकीकत बता रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये तो कितने साल की बैलेंस शीट यहाँ पे आपको दी गई है इस सवाल में? कितने साल की बैलेंस शीट है? 2 साल की। एग्जामिनर के लिए क्या मसला था, वो यहाँ 2 साल नहीं करता। सुने जरा, ये तो 2 कॉलम है ना, इतनी जगह स्पेस खाली है, वो कितने 5 कॉलम बना देता, कितने साल की बैलेंस शीट दे देता? मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने जब स्ट्रेटेजिक लेवल का पेपर दिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसने 5 साल की बैलेंस शीट दी थी मुझे और 5 साल की इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक लेवल था। कौन सा लेवल था? कितने साल की बैलेंस शीट दी थी और कितने साल की इनकम स्टेटमेंट, कॉलम बना दी थी उसने। ये देखो कॉलम में डायरेक्ट बैलेंस शीट बन जाती है, 5 साल की बैलेंस शीट, 5 साल की इनकम स्टेटमेंट। उसने बोला हर साल के कोई भी 13 रेशो अपनी मर्जी के, रेशो के नाम लिख के नहीं दिए, अपनी मर्जी के कोई भी कितने रेशो कैलकुलेट करो हर साल, यानी कितने रेशो है? 65 रेशो। और आप जरा इसके ऊपर एनालिसिस करके दो, आप स्ट्रेटेजिक लेवल पे बैठे हुए हो, यू आर नियर अबाउट गोइंग टू बी क्वालिफाई। अब आप जरा बताओ 5 साल में, अब मैं अगर एक कंपनी के 5 साल के जीपी रेशो देख रहा हूँ 40, 42, 45, ये तो ग्रोइंग कंपनी है। एनपी रेशो देख रहा हूँ, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो देख रहा हूँ, अर्निंग पर शेयर देख रहा हूँ, एसेट टर्नओवर, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी, डेट टू इक्विटी, डिविडेंड पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशो, करंट रेशो, क्विक रेशो, रिसीवेबल टर्नओवर। तो जब मैं 5 साल की रिपोर्ट देख रहा हूं, 5 साल का डेटा मेरे सामने है, मुझे एक बच्चे की 5 साल की रिपोर्ट ला दो ना, पहली से लेकर 5वीं तक की, तो मैं रिपोर्ट को देख के बता दूंगा बच्चे में क्या पोटेंशियल है, कौन सा सब्जेक्ट इसका अच्छा है, कौन सा वीक है, आगे इसको किस फील्ड में जाना चाहिए। देखिए याद रखे, मैं हकीकत बता रहा हूँ, रिपोर्ट बहुत कुछ कहती है। यार हमारे एक मेंबर है सिटी कैंपस में अभी रिसेंटली, माशाल्लाह बहुत बड़े, काफी मुझसे तो बड़े, उनके बच्चे माशाल्लाह बहुत, पता नहीं कैडेट कौन कौन थे कॉलेज से पढ़ के, अच्छे कॉलेज से माशाल्लाह अभी वो मतलब पढ़ा है, एक ने शायद मैट्रिक किया, एक ने इंटर किया है। दोनों के बारे में उनको डिसीजन चाहिए था, मुझे मैसेज किया, बोला यार आप कब आओगे सिटी कैंपस। आप चूंकि खुद माशाल्लाह ओवर क्वालिफाइड है और बाहर सऊदी अरब में काफी टाइम माशाल्लाह अपनी लाइफ गुजार के है और दुनिया देखिए माशाल्लाह, खुद समझदार है, अच्छी अच्छी कंपनी में माशाल्लाह वो कंपनी में जॉब कर चुके हैं, इस वक्त भी कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपने बेटों के एजुकेशन के हवाले से मशवरा करने के लिए स्पेशली मुझे कहा, फिर मैंने टाइम दिया, मैं गया वहां पे अभी रिसेंटली, ज्यादा पुरानी बात नहीं, 1-2 महीने पुरानी बात है। मैं गया, हम लोग बैठे, हम लोगों ने शाम को वहां पे भी चाय वाय पी, आपके सेशन के दौरान की बात है गालिबन, हमने फिर वहां पे जो है वो चीजें डिस्कस की। तो देखिए बात ये है, आप बच्चे की रिपोर्ट सामने रखें तो आपको पता चल जाता है। आप 5 साल की रिपोर्ट्स को देख के, पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस किसी प्लेयर की देख के आप डिसाइड कर लेते कि कैसा प्लेयर है। पिछले 5 साल की किसी टीम की परफॉर्मेंस देख के आपको पता चल जाता है कि नेक्स्ट टूर्नामेंट में इसकी क्या परफॉर्मेंस आपको नजर आ रही है। तो कीप इन माइंड, ये जो आपका चैप्टर है फाइनेंशियल रेशियोज एनालिसिस या एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं फिर कहूंगा आपके लेवल पे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको फार्मूलों पे ग्रिप हो, फार्मूले आपको याद हो, आपको फार्मूलों से वैल्यूज कैलकुलेट करना आती हो। ड्यूरिंग नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी इंशाल्लाह, और दिस वुड बी इंशाल्लाह लास्ट क्लास, तो उस क्लास में मैं कुछ भी नहीं करूंगा, डायरेक्ट आते कौन सा सवाल करवाऊंगा? निशात वाला, ठीक है ना। बाकी 2 सवाल और हैं आपके लेवल के, आपकी ऑपरेशन लेवल के पेपर के, वो कंपैरेटिवली आसान है। वो जब मैं वो निशात वाला करवा देता हूँ तो आपसे यूं आसानी से हो जाएगा इंशाल्लाह। वो सारे रेशो ऑलरेडी हम कहाँ कवर कर चुके होंगे निशात के सवाल में। तो रेशो एक ऐसा टॉपिक है कि जिसमें आप जो अब तक पढ़कर आए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उन स्टेटमेंट्स की एनालिसिस, उनके तज्जिए करना। देखिए एक बैट्समैन की रिपोर्ट आती है ना, उसके हवाले से हर चैनल पे एनालिसिस हो रही होती है कि यार दिस इज द इमर्जिंग प्लेयर, अब पीएसएल होगा, उसमें से किसी एक प्लेयर को आप पिक कर लेते कि यार इसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, रिपोर्ट्स कह रही हैं, हर चैनल पे उसी की एनालिसिस हो रही होती है। और जो बैठे हुए होते हैं वो कौन होते हैं? स्पोर्ट्स एनालिस्ट। सिकंदर बक बैठे हुए होते, आलिया रशीद है, पता नहीं क्या नाम है उनका, हाँ इसी तरह कहीं चले जाए तो वो अकबर बिरादरान बैठे हुए होते हैं, कहीं पे आमिर सुहेल साहब बैठे होते हैं, कहीं पे जावेद मियादान साहब बैठे होते हैं। क्या मैंने इनको पहले भी कहा था कि ऐसे खेले, तो बहरहाल वो बेचारे अपने अपने एनालिसिस कर रहे होते। तो ये स्पोर्ट्स एनालिस्ट है। जब वेदर थोड़ा सा ऊपर नीचे जा रहा होता है तो वेदर एनालिस्ट अपनी प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो याद रखें आप लोग अकाउंटेंट हैं,
आप लोग इन रिपोर्ट्स को समझते हैं, आप लोग को एनालिसिस सीखनी है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये टॉपिक वो है कि इवन लास्ट स्टेज तक ये टॉपिक अब आपके पीछे छोड़ने वाला नहीं, आपके साथ साथ चलेगा इंशाल्लाह। तो मैं कह रहा हूँ मैंने स्ट्रेटेजिक लेवल में भी ये टॉपिक वहां पे, यानी कि आपने जब आपके सामने 5 साल का डेटा हो तो आप कितनी कॉम्प्रिहेंसिव उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। तो देखिए ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है इंशाल्लाह आने वाली क्लास में। और इस टॉपिक पे इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट रेशियोज को, मैं कैलकुलेट भी करूंगा इंशाल्लाह। कैलकुलेशन के साथ साथ मैं हो सकता है कैलकुलेशन ना भी करूं क्योंकि सॉल्व हुआ है मेरे पास, तो टाइम को बचाएंगे। मैं डायरेक्ट फार्मूले तो क्या है और फार्मूले में क्या है, वैल्यूज आ रही है, तो इन वैल्यूज को आपको सामने रखते हुए मैं जनरली आपको बताता रहूंगा कि भाई ये रेशियो जो है ना आपको ये बता रहा है, इस रेशियो की ये एनालिसिस है, ताकि अगर आपसे थोड़ी सी वैसे पूछेगा नहीं ना आपके टॉपिक पे। मैं समझता हूँ कि आपके लेवल पे एनालिसिस है, एनालिसिस आगे जाके जब स्ट्रेटेजिक लेवल पे जाओगे ना तो वहां तो आपको बोलेंगे कि आपने एनालिसिस करनी है। इवन अब तो थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया, हम लोग जब पढ़ते थे ना तो हमारे स्ट्रेटेजिक लेवल का एक पेपर है CFR, उस पेपर में हमें 25 नंबर की प्रेजेंटेशन फाइनल पेपर में देनी होती थी, 25 नंबर की। 75 मार्क्स का हम मैनुअल पेपर देते थे पेपर के दौरान, अब तो कंप्यूटर बेस है मैनुअल। उसके पेपर खत्म होने के बाद, मतलब जब पेपर सारे खत्म हो जाते थे अगले हफ्ते में इन्हीं क्लासरूम में हमारी क्या होती थी, और उसमें ये टॉपिक देते थे। किसी भी एक कॉम्प्रिहेंसिव आपको इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बना के दे दिया करते थे, बोलते थे इसके ऊपर पूरी एनालिसिस करके आपको एक रिपोर्ट बना के लानी है, और यहाँ खड़े होके इन्विजिलेटर्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, उनके सामने आपने उस रिपोर्ट को क्या करना है, पढ़ के सुनाना है, उसके ऊपर एनालिसिस करनी है, आपको बताना है इस कंपनी की रिपोर्ट्स आपने जो किस तरीके से स्टडी की, कैसे आपने इसके रेशियो कैलकुलेट किए, और कैसे आप इन रेशियो को यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट करने जा रहे हैं। यानी रिपोर्ट्स को पढ़ के उनकी एनालिसिस, उनके ऊपर तज्जिया करना। तो अब नेक्स्ट क्लास में चूंकि जो सवाल मैंने भी आपको दिखाया उस पर 2 साल की बैलेंस शीट है, 1 साल की इनकम स्टेटमेंट है, छोटी सी वहां स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग भी है, डिफरेंट रेशियोज इंशाल्लाह हम कैलकुलेट करेंगे, उसकी एनालिसिस पे बात करेंगे। तो आई थिंक सो के मैं उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक की जो बेसिक है वो आपको क्लियर हो गई होंगी। इज दैट क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।